गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मंजरी पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको मंजरी का पिछला चैप्टर स्कूल मुझे अच्छा लगा ये हमने कंप्लीट करा दिया था ना बेटा। और महान व्यक्तित्व में भी हमने आपके 8 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। बेटा सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इससे क्योंकि चैप्टर 7-8 चैप्टर हो गए हैं तो आप लोग जब उसको रिवाइज करेंगे तो अच्छे से लर्न भी हो जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन आंसर आप लोग के पास है ही, और जब भी जो वीडियो आप देखें और पीडीएफ जब आपके पास जाता है आप उसी समय क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लिया करिए, ठीक है ना बेटा। तो आज हम आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं मेघ बजे फूले कदम। इस चैप्टर में बरसात का मौसम आप चल रहा है इस समय, आप लोगों ने देखा होगा प्रकृति एक नए रूप में नजर आती है, बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत सुंदर। इसी सारी चीजों का जब बादल बरसते हैं और धरती पे चारों तरफ जब हरियाली फैल जाती है तो उस समय प्रकृति कितनी मनोरम लगती है, कितनी खूबसूरत लगती है। इसी चीज का वर्णन नागार्जुन जी ने अपनी इस कविता में किया है, जिस कविता का क्या नाम है, मेघ बजे फूले कदम। हाँ, एक बात और बेटा, जब भी इस चैप्टर को हम लिखवाएंगे, किसी भी चैप्टर को जब भी पढ़ाया या लिखवाया जाता है बेटा, सबसे पहला काम, अगर चैप्टर वही है तो संदर्भ तो वही रहता है कंटिन्यू। जैसे कि संदर्भ में क्या होता है, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम और बुक का नाम। अगर एक ही चैप्टर से अलग अलग पैराग्राफ करके लिखवाए जाते हैं तो संदर्भ हर चीज में तो नहीं लिखवाएंगे, बल्कि सिर्फ प्रसंग चेंज होता है, संदर्भ चेंज नहीं होता। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप लोग पूर्ववत तो बिल्कुल भी मत लिखिएगा, बस प्रॉपर आप प्रसंग से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट में तो संदर्भ प्रसंग दोनों रहेगा, लेकिन सेकेंड पैराग्राफ अगर आप लिख ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ प्रसंग रहेगा और अनुवाद या व्याख्या रहेगा, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं मेघ बजे फूले कदम। मेघ बजे फूले कदम। प्रस्तुत कविताओं में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ एवं उनकी ध्वनि का स्वाभाविक चित्रण एवं सावन में फैली हरियाली तथा फूले हुए कदम वृक्ष का सजीव चित्रण किया है। सजीव मतलब ऐसा लगता है कि वो अभी जीवित हो उठेंगे, उन्होंने ऐसा वर्णन किया है, ठीक है। कह रहा उमड़ घुमड़, बादल कभी गरजते हैं ना, इधर उधर आते जाते हैं उमड़ने घुमड़ने, और जब उनकी आवाज़ होती है तो इसको इन्होंने एकदम वैसे ही बताने की कोशिश की है, इन्होंने नागार्जुन जी ने अपनी इस कविता में, ठीक है ना बेटा। चलिए, कवि कहते हैं, मेघ बजे धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, दामिनी यह गई दमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय धुला मेघ बजे, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे, धिन धिन धा। धिन धिन धा धमक धमक, यहाँ पे लेखक ने बादलों की जो गर्जना होती है उसके बारे में कहा कि उनकी आवाज़ कैसी होती है, धिन धिन धा, धमक धमक गरज बरस होता है ना, वैसे उनकी आवाज़, बादलों की आवाज़ को बताते हुए कहते हैं कि मेघ, मेघ मतलब बादल कैसे बज रहे हैं, उनकी आवाज़ कैसी, धिन धिन करके। दामिनी, दामिनी मतलब होता है बिजली, पर्यायवाची भी है बेटा ये। दामिनी यह गई दमक, दमक मीन्स चमकना, कह रहा है बिजली चमक गई है, कहाँ पे, बादलों में। मेघ बजे, मेघ बजते हैं तो उनके हृदय में बिजली भी चमकती, कभी बिजली को चमकते देखा है बादलों के बीच से, वही कह रहे हैं कि दामिनी यह गई दमक, बिजली चमक गई बादलों के हृदय में, मेघ बजे। दादुर का कंठ खुला, दादुर का मतलब होता है मेढक, और कंठ मीन्स गला। आपको मेढकों की आवाज़ सुनाई देने लगती है बरसात के महीनों में, जब बारिश होती है तो मेढकों का गला खुलना का मतलब मेढक बोलने लगते हैं, आवाज़ सुनाई देने लगती है, मेघ बजे। धरती का हृदय धुला, जब बारिश होती है
आज जैसे आप नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं ना बेटा, ऐसे ही कह रहे हैं। लेखक का कहने का मतलब है कि जब बारिश होती है बारिश हुई है तो इतना पानी बरसा है कि ऐसे लगता है कि धरती का हृदय धुल सा गया है। साफ सुथरा, चारों तरफ हरी भरी घास और हरे भरे पौधे नज़र आते हैं, पेड़ पौधे नज़र आते हैं, और चारों तरफ सड़कें भी देखिए पानी से ऐसे लगता है जैसे धुल सी गई हैं। मेघ बजे, पंख बना हरि चंदन। पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख मीन्स कीचड़। हरि चंदन, हरि मतलब ईश्वर, ईश्वर को चढ़ाया जाने वाला चंदन। कह रहे हैं लेखक यहाँ पे कि कीचड़ भी अब हरि चंदन के समान लगने लगा है, क्योंकि जब बारिश होती है तो क्या होता है, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो जाता है ना। तो ऐसा लगता है कि वो जो कीचड़ है उछल के जब उसमें कुछ भी पड़ता है या आपके पैर ही पड़ते हैं तो उसमें से उठती है ना, तो ऐसे लग रहा है कि वो कीचड़ अब चंदन के समान मस्तक पर लग गया है। मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन। मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन। अभिनंदन का मतलब होता है स्वागत करना। हल्का किसका? हल मतलब किसान इस समय खेतों में जुताई के लिए अपने हलों को, जो बैलों में बांध के, देखा आप लोग तो गांव गए होंगे तो देखे होंगे कि कैसे उसमें बैलों को जोता जाता है हल में, उनको फिर लेके क्या किया जाता है, खेतों की जुताई बुआई की जाती है। हल का है अभिनंदन। अभिनंदन का मतलब स्वागत है खेतों में। किसका? हल का। अभिनंदन का मतलब है कि किसान अब नए जोश के साथ उन हलों को लेकर खेतों में जुताई के लिए जाने वाले हैं, इसलिए किसका स्वागत कर रहे हैं? हल का। मेघ बजे, धिन धिन धा। लेकर कहते हैं बादलों की आवाज़ कैसी है? धिन धिन धा। बेटा एक बार हम आपको इसको सिंपल ढंग से समझा दे रहे हैं, ठीक है? धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, दामिनी यह गई दमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय धुला मेघ बजे, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे, धिन धिन धा। ठीक है, कह रहे हैं इसको आप कैसे लिखेंगे? संदर्भ मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। जैसे संदर्भ लिखना, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के मेघ बजे फूले कदम नामक पाठ से ली गई हैं और इसके रचयिता कौन है? नागार्जुन जी है। ठीक है, ये तो संदर्भ हो गया। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में क्या किया गया? कवि ने बादलों के उमड़ घुमड़ के ध्वनि का चित्रण किया है, यही बताया है ना कवि ने। ठीक है, इसका अर्थ अब आप सुन लीजिए। कह रहा है धिन धिन और धमक धमक के बाद बादल, धिन धिन और धमक धमक के साथ बादल क्या कर रहे हैं? गर्जना करने लगे हैं। बादलों में बिजली चमकने लगी है। दामिनी मतलब बिजली, दमक मतलब चमकना। बादलों में बिजली चमकने लगी है, बादलों की गर्जना हुई। दादुर का कंठ खुला, मेढक बोलना शुरू कर दिए हैं। धरती का ऊपरी तल, धरती का हृदय धुला। धरती का जो ऊपरी तल है वो क्या है? धुला धुला, साफ सा प्रतीत होने लगा है। कीचड़ भी अब कैसे लगने लगे हैं? चंदन के समान लगने लगे हैं, क्योंकि पानी बरसने से जमीन कैसी हो गई है? किसानों के जोतने के योग्य हो गई है। इसी कारण हल का है अभिनंदन। कह रहे हैं कवि, इसी कारण हल का स्वागत करने लगे हैं। मेघ कैसे बज रहे हैं? धिन धिन धा की तरह गर्जना कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये पैराग्राफ क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपके। अब दूसरा पैराग्राफ, फूले कदम। कदम का ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कदम का फूल भी कह सकते हैं। और कदम का एक पेड़ होता है जिसमें गोल गोल सा ये लगा होता है। आपके स्कूल के पास भी आपने देखा होगा, गेस किया होगा कि कार्मल के गेट के पास एक पेड़ है, उस पर येलो कलर का लगा हुआ है, उस पर वो कदम का ही है। फूले कदम, टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम। फूले कदम, सावन बीता, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तो तरस रहा। मन कहता है छूले कदम
फूले कदम फूले कदम। ठीक है, कदम का फूल आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, फूले कदम। कवि कहते हैं कि इस बारिश के मौसम में कदम क्या हुआ है, फूल गया है। टहनी टहनी में कंदुक सम, कंदुक का मतलब होता है, ये संस्कृत का शब्द है। कंदुक मतलब होता है गेंद। गेंद देखा है ना, गोल होता है। कह रहे कंदुक सम, कंदुक के जैसे अर्थात गेंद के जैसे ये झूल रहे हैं पेड़ों पे। क्या, कदम। फूले कदम, कदम फूल गए हैं। सावन बीता, सावन का महीना बीत गया। कह रहा है, लेखक कह रहा है कि सावन बीत गया, बादल का कोप नहीं रीता। कोप मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। लेखक कह रहा है कि बादल का क्रोध अभी भी, रीता मतलब खाली होना, ठीक है, खत्म होना। कह रहा है बादल का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जाने कब से वो बरस रहा। किसको कह रहा है, बादल को कह रहा है कि बादल न जाने कब से बरसे जा रहे हैं। ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। कह रहे हैं यहाँ पे ललचाई आँखों का मतलब होता है, पपीहा एक पक्षी होता है जो सिर्फ स्वाति के ही नक्षत्र का पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है, लेकिन इतने बारिश का पानी वो नहीं पीता। वो ललचाई आँखों से इंतज़ार करता है। ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। वो इंतज़ार करता है स्वाति नक्षत्र की बूंद का। कह रहे हैं लेखक कि वह ललचाई आँखों से पपीहा इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए तरस रहा है। मन कहता है छूले कदम, लेखक कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं उस कदम के फूल को जाकर छू लूँ। फूले कदम फूले कदम। एक बार फिर इसको समझ लीजिए बेटा। फूले कदम, टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम। फूले कदम, सावन बीता, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा। ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। मन कहता है छूले कदम फूले कदम फूले कदम। लेखक कहते हैं कि सावन के महीने में क्या हुआ है, कदम पर फूल आ गए हैं। उनकी प्रत्येक टहनी पर वो कैसे गेंद के समान लटक रहे हैं। लेखक कहते हैं कि सावन का महीना तो बीत गया है, परंतु ऐसा लगता है जैसे बादल का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। न जाने कब से बादल बरसे जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि ललचाई आँखों से पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए तरस रहा है। और कवि का मन क्या कर रहा है कि वह कदम को जाके छू ले। बेटा ये दोनों कविताएं मेघ बजे फूले कदम मैंने आपको पढ़ा दिया। आप एक बार में अगर ये समझ में नहीं आता बेटा तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। हम इसके साथ इसका PDF तो भेज दे रहे हैं बेटा, लेकिन पढ़ना समझना सब आपको करना है, ठीक है बेटा। और साथ में आपको लर्न भी करना है, चाहे वो कविता हो, श्लोक हो, कुछ भी हो, लर्न आपको करना है। आप अपने सारे चैप्टर्स, ये 9 चैप्टर है, इसके पहले जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं सभी को 1 बाय 1 लर्न करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना बेटा। इस चैप्टर में जो वर्ड मीनिंग है ये सब आपको पता है कि आपको कॉपी में कैसे करना है। आप 6 में भी आपको पता था कि मैंने आपको बताया था आपको करना कैसे है। तो ये सब आप आज की डेट में इसको कंप्लीट कर लीजिए, वर्ड मीनिंग कर लीजिए। पोएम में सिर्फ आप एक ही पैराग्राफ मेघ बजे, ठीक है, लिख लेंगे। साथ में डायग्राम ज़रूर बनाइएगा बेटा, साइड में डायग्राम बनाइएगा और पोएम सिर्फ इतनी ही लिखिएगा। डायग्राम इसलिए बनाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है और आप जब थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये बन भी जाएगा। लाइट कलर यूज़ करिएगा, ठीक है बेटा। पोएम में सिर्फ एक मेघ बजे ही पोएम लिखेंगे और नीचे लिखेंगे राइटर का नाम। राइटर का नाम यहाँ पे लिखा है नागार्जुन। आप ये पैराग्राफ जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे साइड में लिखिएगा, मोटे मोटे पेन से नागार्जुन जी का नाम लिखिएगा। फिर ये डायग्राम बनाइएगा और साइड में जैसे ये साइड में लिखा हुआ है ऐसे आप अपनी कॉपी में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। पोएम श्लोक दोनों लर्न करना शुरू कर दीजिए, सारे चैप्टर्स रिवाइज करना शुरू कर दीजिए,
ठीक है ना बेटा। हाँ, अगर इसके बाद चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये PDF आप जब आज ही इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। हाँ बेटा, मैंने आपसे बताया ना कि ये पोएम वगैरह सब जब आप लर्न कर लीजिएगा तो आपकी बुक में ये लिखा है भारतीय पंचांग के अनुसार हिंदी महीने और ऋतुएं निम्नलिखित हैं। आप जानते हैं, आप सभी को सिर्फ इंग्लिश में महीनों के नाम पता है, जस्ट लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो इंग्लिश में हो गए बेटा। आपको हिंदी में भी मैंने 6 में भी ये लिखवाया था, इसको एक अलग पेज पे जब ये कंप्लीट हो जाए, मैं 1 बजे फूले कदम, तब ये लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें 12 महीनों के नाम, जैसे आप जनवरी टू दिसंबर तक जानते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो वैसे ही इसमें हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार कब से हमारे यहाँ महीने शुरू होते हैं और कब ख़त्म होते हैं, ये पूरे 12 महीनों के नाम यहाँ पे दिए हैं जो आप लिख लेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऋतुएं कितनी होती हैं। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत और शिशिर। वसंत ऋतु चैत बैसाख को मानते हैं, जेठ आषाढ़ को ग्रीष्म मानते हैं, श्रावण भाद्रपद वर्षा मानते हैं, शरद को अश्विनी और कार्तिक, हेमंत को मार्गशीर्ष और पौष, शिशिर को माघ और फाल्गुन। बेटा ये सब आप कॉपी में लिख लेंगे। 12 महीने और 6 ऋतुओं के नाम आप अपनी कॉपी में इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं 1 बजे फूले कदम जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वाले पेज पे इसको लिखिएगा। ये ब्लू पेन से लिखिएगा और ऋतुओं के नाम ब्लैक पेन से, जैसे एरो बना के बताया ना, ये ब्रैकेट बनाया है ना, ऐसे ही ब्रैकेट बता के आप लिखेंगे कि क्या है। इससे ये पता रहेगा कि बसंत ऋतु किस महीने में मानी जाती है, ग्रीष्म ऋतु कब मानी जाती है, वर्षा ऋतु कब मानी जाती है, शरद और हेमंत ऋतु कब मानी जाती है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद ही आप इस चैप्टर को कंप्लीट मानिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।